Ladies and gentlemen, hello and namaste. I am Prachi Bile and welcome you all a very informative discussion today. आज हम बात करने वाले एजुकेशन पे और फोकस करने वाले एजुकेशन पे। आज हम आपको ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाले हैं जो बड़ौदा में काफ़ी फेमस है और बहुत ही यूनिक वे में बच्चों को टीचिंग क्लासेस देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं VRMS इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर अभिषेक पांडे विद अस। Thank you so much for inviting me. सर, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू, लाइक आप 365 डेज बच्चों को कोचिंग क्लासेस देते हैं और आपका इंडिया में फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो 365 डेज कोचिंग क्लासेस देता है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्राची, थैंक यू सो मच कि पहले तो आप लोगों ने मुझे इस टॉक शो के लिए इनवाइट किया और जनरली मेरा इसमें बहुत ज़्यादा बिलीफ है कि 365 दिन जैसे कि हर एक स्टूडेंट जब भी अपने पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करता है और पेरेंट जब अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो एक सवाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है कि डेली पढ़ाई करो। तो कुछ समय तक ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि डेली पढ़ाई में लोग संडे को या किसी पब्लिक हॉलीडे को या फेस्टिवल को नहीं मानते थे। तो जब भी पेरेंट बोलते थे कि डेली पढ़ाई करो तो बच्चे के दिमाग में फेस्टिवल्स नहीं आते थे, संडे नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि संडे को तो ऐसा लगता है कि उसका नैतिक कि है कि मुझे आज पढ़ना ही नहीं चाहिए, आज दिवाली है तो मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, होली है तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा ट्रेंड लेके आए कि ये जो कंसिस्टेंट वाली बात है कि डेली पढ़ाई करनी चाहिए, ये काफ़ी हद तक फुलफिल हो सके। टेक्निकली ऐसा होता है कि जो भी हमारे देश में मैक्सिमम स्कूल हैं या मैक्सिमम इंस्टीट्यूट हैं, जनरली पहले तो अगर आप पूरे एक एकेडमिक ईयर में देखो तो 52 वीक्स होते हैं, उतने ही संडेज होते हैं, तो मतलब अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीने का समय हो जाता है। और जब आप इसमें पब्लिक हॉलीडेज इंक्लूड कर देते हैं, फेस्टिवल इंक्लूड कर देते हैं, तो ये छुट्टियां कुल मिला के साल में कम से कम 2 से 3 महीने की हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरे एकेडमिक ईयर में एक तो बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है कि जैसे ही छुट्टियों के बाद स्कूल में जाता है, फिर उसके एग्ज़ाम होते हैं, तो सिलेबस को बहुत तेज़ी से भगाया जाता है क्योंकि लोगों को टास्क कंप्लीट करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब साल में बच्चा 3-4 महीने छुट्टी पे ही रह रहा है, चाहे वो स्कूल हो या इंस्टीट्यूट हो, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो बच्चा है इस गैप को फुलफिल कर सके, स्पेशली कि वो संडे पढ़े, दिवाली के दिन पढ़े, होली के दिन पढ़े। अब लोग बोलते हैं कि दिवाली के दिन पढ़ के क्या कर लेगा, तो मेरा सवाल है कि अगर वो 1 घंटे दिवाली के दिन पढ़ लेगा तो उसका चला क्या जाएगा। ठीक है, तो जब भी और हमारे देश में पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा हम सब सेंसिटिव रहते हैं, तो अचानक से कभी कभी क्या हो जाता है कि बात आज़ादी, उसके घूमने फिरने, उसके रिलैक्स होने पे बात चली आती है। तो मैंने यही शुरुआत करी और ये 2016 से हम 365 दिन पढ़ा रहे हैं। पहले हम गुजरात के फर्स्ट इंस्टीट्यूट थे कि जो 365 दिन पढ़ाते थे, इवन एंड फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज़। लेकिन 3-4 साल ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये पता चला प्राची कि इस देश में मेरे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि पहले तो मैं गुजरात के लिए बोलता था, फिर मैंने दूसरे स्टेट में भी थोड़ा पता करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा इस देश में कोई भी 365 दिन नहीं पढ़ा। इसलिए मैं बहुत हक के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये लाइन बोलने में मुझे खुशी होती है कि VRMS इस देश का पहला इंस्टीट्यूट है जो 365 दिन पढ़ाता है। हाँ, कभी कुछ अब ये 365 दिन में ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा फेस्टिवल है जिस दिन बच्चा नहीं आ पा रहा है, कुछ ऐसा केओस हो जाए, बारिश हो, ऐसी कुछ ऐसे मोमेंट्री जो होती हैं जो बहुत नेचुरल होता है, उस दिन हम कोशिश करते हैं कि एक आध दिन ऑनलाइन क्लास रखें कि 365 दिन को हम लोग काफ़ी हद तक फुलफ़िल कर सकें। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और 365 दिन आप कितना भी पैसा लगा लीजिए, कितना भी मैन पावर लगा दीजिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये किसी के बस की फ़िलहाल बात नहीं है। हाँ, कोई बाद में करेगा तो डेफिनेटली वो सेकेंड ही होगा, फर्स्ट तो मैं हूँ ही ऑलरेडी जो कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी इसमें बहुत रोल होता है, लाइक देवर की टुडे से हॉलीडे संडे है, तो बच्चा उस प्रेशर में आके कि मुझे इतने डेज पढ़ाई करना है एंड टुडे इज़ माई हॉलीडे, तो उस प्रेशर में आके उसके साइकोलॉजी में ये डिपेंड होता है कि आज मेरा हॉलीडे तो मुझे सिर्फ 6 डेज ही पढ़ना है। तो पेरेंट्स का भी इसमें काफ़ी रोल होता है। पेरेंट्स ही मेजर तरीके से रोल करते हैं, स्पेशली 10th तक के लिए। अगर कोई बच्चा कहीं भी फेल होता है एकेडमिकली, सोशली, तो उसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। पेरेंट्स इस बात को सुन के बहुत नाराज़ हो सकते हैं कि मैं उन्हीं को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो भी उसके लाइफ में अच्छा या बुरा हो रहा है
कहीं ना कहीं उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ये मैंने दोनों बोला, अच्छा या बुरा। तो जब अच्छा होता है तो पेरेंट्स क्रेडिट लेते हैं, और जब बुरा होता है तो बच्चे पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों का गिव एंड टेक है स्पेशली। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स जब ये बोलते हैं ना कंसिस्टेंट डेली पढ़ो, तो वो उस चीज़ को माने भी, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए कि डेली पढ़ो, है ना। और माय सेकंड क्वेश्चन, आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो होम विजिट भी करवाते हैं, तो उसके जी। लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो अगेन पहले मैं गुजरात के लिए क्लेम करता था, अब तो मैं पूरे इंडिया के लिए भी क्लेम करता हूँ कि मेरे अलावा इस देश में कोई होम विजिट नहीं करता। मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चों का जो है ना पूरा ट्रेंड है, स्पेशली कम्युनिकेशन का, इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो, बच्चे के बारे में पढ़ी नहीं है किसी। अब सवाल मेरे से ही पूछेगा कि आप ऐसा क्या कर लेते हैं कि आपको बच्चे के बारे में बहुत पड़ी होती है। तो मेरा सीधा सा है कि अगर मैं साल में किसी बच्चे के घर पे 2 या 3 बार जाता हूँ मिनिमम, पहले तो मैं 5-6 बार जाता था, अब मैं थोड़ा कम कर दिया, बिकॉज 3 या 4 महीने में हम एक बार होम विजिट करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि होम विजिट में पेरेंट के प्रेमाइसेस में, उनके प्रेमाइसेस में जब बच्चा, घर का माहौल, उसकी पूरी फैमिली होती है ना, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। इससे 2-3 फ़ायदे भी हुए। पहला कि बहुत सारे पेरेंट्स सेंटर पे नहीं आ पाते हैं, तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। दूसरा कि मॉम जो हाउसवाइफ हैं, जो कम जानती हैं कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, वो सिर्फ फ़ोन पे कम्युनिकेट करती हैं। वो टीचर को भी मैक्सिमम टाइम पे नहीं देख पाती हूँ कि ये टीचर पढ़ा रहा होगा। तो ये भी बेनिफिट देता है कि चलो ये सर पढ़ा रहे हैं। और साथ में जो इंस्टीट्यूट की अगर कुछ कमियां हैं या बच्चे की कुछ कमियां हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से बात करके हम उसको सही कर देते हैं। बच्चा हमेशा मिसगाइड करता है, कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं, अरे हमारे सर ने ये दिया होगा। अब अगर हमने नहीं दिया या हमने नहीं बोला कुछ भी, तो कहीं ना कहीं पेरेंट मिसकम्युनिकेट हो रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है होमवर्क की कॉपी, कि किसी बच्चे ने बोला कि सर ने आज हमारी होमवर्क की कॉपी चेक नहीं की, पेरेंट्स। तो साथ में ये भी सवाल आता है उसी प्रेमाइसेस में कि बच्चे ने तो हमको कॉपी दिखाई नहीं थी। तो ये चीज़ कहाँ पे क्लियर होती है? जब बच्चा, पेरेंट सब एक ही समय पे हो, ठीक है, क्योंकि उसमें से कोई भी अगर एक चीज़ मिसिंग होगी, चाहे बच्चा या पेरेंट या मॉम, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट होगा। तो होम विजिट में प्राची सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है कि एक स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन और एक बहुत अच्छा ब्रिज बनाना, कि जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो घर को भी अच्छे से जान सके। जब हम घर पे जाते हैं तो माहौल भी देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वहाँ पे क्या टीवी चल रहा है, क्या वहाँ पे ऐसा है कि हमारी बातें करते वक्त कोई एक ऐसे रूम में है जो शोर कर रहा है, क्या हमारी बातें करते वक्त मॉम या डैड में से फ़ोन ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, ये भी सारी चीज़ें दिखती हैं। तो कभी कभी तो मैं ये भी बोलता हूँ, आप बच्चे को बोलते हो फ़ोन कम यूज़ करने के लिए, तो ये तो शुरुआत पहले आपको करनी चाहिए कि आप कम यूज़ करो। चलिए मैं मानता हूँ कि डैड हैं, उनका काम होता होगा मैक्सिमम फ़ोन पे, ठीक है, तो वो ठीक है, थोड़ा लॉजिकली समझ में भी आता है कि वो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या घर में हर इंसान इतना बिजी है कि मैक्सिमम टाइम पे फ़ोन यूज़ कर रहा है? तो मुझे पर्सनली लगता है, फिर से मैं पेरेंट्स को ही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं जब आप ये बोलते हैं कि आप फ़ोन कम यूज़ करो, रील्स कम देखो, गेम कम खेलो, तो आप पहले इनिशिएशन अपने से लीजिए कि क्या घर का जो स्क्रीन टाइम है, घर के फ़ोन का या मॉम का या डैड का, वो बच्चे के स्क्रीन टाइम से ज़्यादा है, कम है। तो ये कहीं न कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बच्चा 10 मिनट फ़ोन यूज़ कर रहा है, मॉम 1 घंटे यूज़ कर रही हैं, तो वो ट्रेंड कहाँ से आएगा? पापा 4 घंटे यूज़ कर रहे हैं, वो भी रील देख रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलता रील देखना गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे पे उसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ एक न्यूट्रल सॉल्यूशन लेके आया जाए कि बच्चा ना हो तब आप यूज़ ज़्यादा करिए, स्पेशली जब बच्चा पढ़ रहा हो तो आप फ़ोन थोड़ा अवॉइड करिए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपको घर से शुरू करनी पड़ेगी। तो इसमें फ़ोन के साथ-साथ इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं। होम विज़िट पे आप 360 डिग्री एक बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मेरे अलावा इस देश में कोई भी होम विज़िट नहीं करता, और होम विज़िट वही करेगा ना जिसका इंटेंट बहुत क्लियर होगा। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पड़ी है। मैं ये नहीं बोलता कि मॉनिटरिंग लोग काम ना करें, मैं ये नहीं बोलता कि कॉमर्शियल काम ना करें, लेकिन जो आप ले रहे हैं, कम से कम अगर आप एक्स अमाउंट ले रहे हैं तो 10x या 100x बच्चे को कहीं ना कहीं बेहतर सर्विस दें। और उससे भी बड़ी बात,
एक अच्छा इंटेंट रखें। और अच्छा इंटेंट तब तक नहीं आएगा ना कि जब तक कि आप आउट ऑफ बॉक्स जाके बच्चे के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि होम विजिट मेरे अलावा कोई नहीं करता, और ये चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि आप किसी के घर पे जा रहे हैं, मतलब, और 1 से 2 घंटे लग जाते हैं किसी के घर पे जाने से, आने से, पूरा प्रोसेस के लिए। मैं बोलता हूँ कि आज किसी के पास इतना समय है क्या? वो लोग क्लासरूम में भी टास्क कंप्लीट करा रहे हैं, तो घर कहाँ से जाएँगे? और ये मुझे लगता है कि आप इसमें हज़ार मैन पावर लगा, अगर एक्चुअली बीच में सब हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ इंस्टीट्यूट के ओनर्स ने मेरे इस सर्विस को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन प्राची ऐसा हुआ बीच में कि वो 1-2 बार गए, फिर वो नहीं कर पाए। तो मैंने सीधा उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हम 1-2 बार गए, फिर तीसरी बार में हमारा इंटरेस्ट नहीं जगा, या हम पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने नहीं उठाया, टाइम नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला आपका इंटेंट अच्छा नहीं था। आप एज़ अ इसको प्रोडक्ट ले रहे थे, एज़ आप इसको यूएसपी ले रहे थे कि इससे हमारे यहाँ एडमिशन्स होंगे, लेकिन नहीं। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि बच्चे के बेहतर के लिए आप उसके घर पे जाना चाहते हो ना, उस दिन आपको शायद रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और सर लाइक सो मेनी पेरेंट्स लाइक दे आर कंप्लेनिंग कि हमारा जो बच्चा है वो फोकस नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीज़न, उसका फोकस नहीं जा रहा स्टडीज़ पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, तो वो कंप्लेन करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो घर का इन्वायरमेंट कैसा रखना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपने मुझे बताई कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया वो इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल। तो वो कैसे पेरेंट्स को सही करना चाहिए कि उससे पर्टिकुलर उसके सब्जेक्ट्स या उसकी पर्टिकुलर टास्क को इम्पैक्ट ना करे। प्राची, एक बच्चे की लाइफ में पेरेंट जो होते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन से उम्मीद करते हैं। तो सवाल ये है कि आप उस बच्चे के लिए, जब बोलते हैं ना कभी बच्चे और पेरेंट में जब किसी बात पे डिबेट हो रहा होता है ना, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए तो नौकरी कर रहे हैं, हम तुम्हारे अच्छे के लिए तो जॉब कर रहे हैं कि तुमको हर चीज़ें दे सकें। पर सवाल ये है कि क्या आपने कुछ ऐसा किया जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिसको मैं बोलता हूँ बलिदान। क्या आपने ऐसा कुछ बड़ा बलिदान दिया, जैसे कि क्या आपने घर पे खुद के टीवी केबल को हटवा दिया बच्चे के एग्ज़ाम के दौरान? नहीं ना। क्या आपने वाईफाई कनेक्शन बंद करवा दिया उस दौरान? नहीं ना। क्या आपने ऐसा कुछ सोचा कि 1-2 महीने हम यहाँ से कहीं भी घूमने नहीं जाएँगे, हम वीकेंड नहीं मनाएँगे? तो ये बलिदान देगा कौन? मेरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो बच्चा 8th में आया था ना, उन्होंने अपने घर में टीवी तक ब्लैक एंड व्हाइट उस समय यूज़ किया, उन्होंने केबल तक नहीं था, वो सिर्फ दूरदर्शन देखते थे। और जब तक बच्चे ने 12th नहीं निकाला ना, घर पे टीवी तक नहीं चला था। इतना बलिदान देगा कौन? ठीक है, कौन डब्बा फोन यूज करेगा? किसी, मतलब आप अगर इतना बलिदान नहीं दे सकते, तब आप, मतलब फिर बच्चा को बोला जाता है ना कि फोकस करो, फोकस करेगा कैसे? क्योंकि वो 24 घंटे में से अगर देखने जाएं तो कम से कम 50, 60, 70% तो घर पे ही रहता है। ठीक है, अब 30% में वो बाहर निकलता है। वो 30% में बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और अगर घर के तौर तरीके, संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो बच्चा बाहर गलती नहीं करेगा। और अच्छा कोई प्रोवोक भी करेगा ना, तो वो सीधा बोलेगा नहीं यार ये हमारे यहाँ नहीं चलता, मैं घर से नहीं करूँगा। ठीक है, तो फोकस के लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पहले बलिदान देना चाहिए। पहले उनको ये बताना चाहिए कि बेटा हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, साथ में हमने तुम्हारे लिए टीवी देखना भी बंद कर दिया। बच्चे को एक इमोशनल जो है टच देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली वो कि जो उसके दिमाग को और उसके दिल को टच कर जाए कि नहीं नहीं देखो मेरे पेरेंट्स ये करते हैं। स्पेशली किसी रिक्शे वाले या कोई नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास की फैमिली जब होती है ना, तो उनके बच्चे बहुत हद तक सही होते हैं ये समझने के लिए, इनफैक्ट मैं बोलूँगा मैच्योर होते हैं ये समझने के लिए कि देखो मेरे पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। अब फोकस ना कोई ट्रेनिंग से नहीं आता है प्राची, फोकस किसी किताब से नहीं आएगा ना रील से आएगा। ठीक है, फोकस घर के एनवायरनमेंट से आता है। जब जब बच्चा अपनों को देखता है ना, वो वहाँ से फोकस क्रिएट करता है। आजकल फोकस का ना वो ट्रेंड ही बदल गया है, लोग कुछ और समझने लगे हैं। फोकस बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? कोई ये नहीं बता रहा है कैसे बढ़ाओ, और ऊपर से ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा है कि ये ना करने से फोकस ज़्यादा बढ़ता है। अब मुझे एक पेरेंट ऐसा बता दो अपने कैरियर में कि 10th का एग्जाम हो और घर पे 3 महीने पहले केबल कटवा दिया गया। Nobody. Everyone using
फोन, टीवी, टेलीफोन, एवरीबॉडी, बिकॉज ये ट्रेंड ही बहुत मेजर इफेक्ट डाल रहा है हमारे फ्यूचर के लिए, स्टडीज के लिए। तो ये बहुत घातक है ना। राइट। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। पहले पेरेंट्स जब ये बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो 3 महीने टीवी मत देखो ना। ठीक है, फिर बोलते हैं कि मैं क्यों ना टीवी देखूं, माई लाइफ माई वे। तो आजकल बड़ा सबका अलग अलग लाइफ चल रहा है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर कॉन्कर अबाउट स्टूडेंट्स की वो कैसे करेंगे, बट उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर फोकस करवाना है तो वो जो चीज़ें चल रही घर के इन्वायरमेंट में सबसे बेसिक जो होता है वो चीज़ें करना चाहिए। हम जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार में बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आपको घर में इज्जत मिल गई ना, समाज में मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर घर में बहुत कुछ सही हो गया ना, तो बाहर अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन लोग बाहर पहले सही कर रहे हैं, घर को नहीं सही कर रहे हैं। अब कुछ लोग मेरे वीडियो देख के नाराज़ भी होते हैं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझा देता हूँ, जो उनको कभी कभी रूड लगता है। लेकिन उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि घर जाके वो सोचें कि ये मेरे बच्चे के लिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको ये कब समझ में आएगा कि मैं आपके बच्चे के लिए आपसे लड़ रहा हूं कि प्लीज संडे भेज दो ट्यूशन। ठीक है, तो अब ठीक है, कुछ चीज़ें आप ऐसी करते हैं जो इस ट्रेंड में फिट नहीं होती हैं, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा माहौल है ना कि लोगों को लगता है कि वो एक दिन संडे एंजॉय नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी आज़ादी छीन जी जाएगी। वो वीकेंड घूमने नहीं जाएंगे, बाहर साथ में खाना नहीं खाएंगे तो उनकी आज़ादी छिन जाएगी। उससे कोई लेना देना नहीं, और सच में पढ़ाई का भी इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लेते हैं, उनके लिए कोई रूल नहीं है। जो बच्चा बिना पेरेंट के बोले घर पे सेल्फ स्टडी कर ले, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिना ट्यूशन गए बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर लेते हैं लाइफ में। तो हमारे सोसाइटी में ऐसे बच्चे भी हैं जो ये बताते हैं कि अच्छा, कभी कोई पेरेंट्स को बोलना पड़ता है ऐसे बच्चों को, बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मत पढ़ो। लेकिन ये बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन हम इनसे कम से कम इतना तो सीखते ही है ना कि देखो वो बच्चा कर रहा है, तो यहाँ से कंपटीशन भी जनरेट होता है। कभी कभी मेरा पर्सनली मानना है, होम विजिट में जब हम बोलते हैं ना कंपैरिजन, पेरेंट को साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपैरिजन करना ही बंद कर दे। कौन क्या कर रहा है वो डिस्कस ही ना हो। आपका बच्चा जो है वो आपका बच्चा है, वो प्यारा बच्चा है, आप मत करिए दूसरे से। वो बच्चा इतना मेच्योर है इस समय 10-12 साल का कि वो सोचने लगता है। वो स्कूल में भी जाके बात करता है, अरे मेरी मम्मी मेरे पापा तो ऐसे हैं। ठीक है, और ऐसे कई बार हुआ है कि मेरी लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको डिले करूँगा, कि जिसको पेरेंट ने बोला कि आप बर्थडे पार्टी में ना जाओ। कहीं एक बड़े से मॉल में पार्टी थी, तो बच्ची को ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत बुरे, ठीक है, कि मुझे पार्टी में जाने से रोक रहे हैं। सबके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, बस मेरे ही पेरेंट्स मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब 8-9th के बच्चे अगर ऐसे सोचने लगेंगे ना छोटे में, तो ये बहुत गंदा ब्लास्ट करेगा इन फ्यूचर, और शायद उस समय कोई समझाने वाला नहीं होगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि होम विजिट में मैं तो कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी भी बोल देता हूँ जो पेरेंट्स को नहीं मुझे बोलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मेरा स्टूडेंट आज है कल नहीं है, लेकिन कभी ज़िंदगी में अगर वो एक बार सोचेगा ना कि कोई था कि जो उन्हीं के बच्चे के लिए उन्हीं से लड़ रहा था, तो शायद वो मेरा पहला इंसान हो। प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स की एक ऐसी मैंटलिटी भी होती है कि लाइक हम उन्हें पहले से ही कह देते कि हमें सिर्फ पास करना है, तुझे पासिंग मार्क्स से पास करना है। तो उस चीज़ से बच्चों का वही टारगेट रहता है कि मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स से ही पास करना है। कुछ पेरेंट्स की होती है कि आधे से कि टॉप करना है, बट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स की सोच भी होती है कि आप सिर्फ पास हो जाओ, हमें वही चाहिए। तो उस हिसाब से वो साइकोलॉजी सही है। ये तो ऐसा जैसे है ना कि अगर किसी की इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत अच्छी है, कोई धन्ना सेठ हैं, बहुत सारे ऐसे 10-20 ऑफिसेज हैं जो रेंट पे हैं, लाखों करोड़ों आ रहे हैं, तो डे 1 से क्लियर होता है कि तुमको हमारे साथ ही काम करना है। तो उन बच्चों के लिए वो परसेप्शन डे 1 से है कि भाई तुम थोड़ा भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अभी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर उसके अंदर अज्ञानता रही, आजकल जो है ना सबसे खराब बात यही है ना कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और अगर नॉलेजेबल नहीं है, ये बहुत घातक है। ठीक है, ज्ञान और बुद्धि के बीच का फर्क समझना होगा। आज हर बच्चा इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन ज्ञानी नहीं, नॉलेजेबल नहीं।
तो वो चीज़ ना, वो घर से ही डे वन परसेप्शन डाल दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो किसी को बोला गया कि सिर्फ पास हो जाओ, अब बच्चे ने उससे अच्छा कर दिया, तो ये क्राइटेरिया कौन फुलफिल करने वाला है? ठीक है, लेकिन हाँ, अगर स्टार्टिंग में ही बच्चे को पता चल जाता है या माँ बाप को कि बच्चा एवरेज है, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकता, इसमें बहुत कंडीशनल चीज़ें हैं। लोअर मिडिल क्लास की फैमिली जब ये समझ जाती है और अपर मिडिल क्लास की फैमिली समझती है, तो दोनों के बीच में फ़र्क है। यहाँ पे दोनों की फाइनेंशियल बैकग्राउंड प्राची बहुत मैटर करती है। ठीक है, एक का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा है ना कि उसके फेल होने से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और एक का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा, सेम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, दो एवरेज बच्चे हैं, एक का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और दूसरे का नहीं है, तो जिनका बहुत अच्छा है उससे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर वो बच्चा एवरेज है और वो पास नहीं हो रहा है और वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो लोग बहुत दुखी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई, मार्क्स अब एक ऐसे स्टेज पे आके पहुंच चुकी है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर करता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सारे पेरेंट्स को कम से कम ये बोलना चाहिए कि तुम अपना बेस्ट दो, ना कि पास हो। ठीक है, तुमसे जो अच्छा हो सकता है वो करो, पास फेल के चक्कर में ना ही पड़ो। तो ये भी शायद अच्छा, इसमें होता है कि 100 में से सिर्फ 30 मार्क्स लाने होते हैं, मान लो वो 7 मार्क्स लेके आया या 10 मार्क्स लेके आया, तो इसको हम फेल बोलेंगे कि जो 27 लेके आया उसको फेल बोलेंगे? फेल तो दोनों ही केस में है, लेकिन एक जगह उसके एफर्ट्स दिख रहे हैं कि पहले 10 मार्क्स लेके आया था, 25 मार्क्स लेके आया। फेल अभी भी है, लेकिन 25 मार्कों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि द एंड ऑफ द डे रिजल्ट फेल है। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी पेपर लीक हो रहे देश में, नीट के बहुत सारे केसेस आपने देखे होगा, अभी चल ही रहा है ट्रेंड। तो इससे अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे देश में पेपर लीक तो हर सेगमेंट में हो रहा है। अभी नीट हुआ, अभी यूपीएससी का भी कुछ चल रहा है, इससे पहले सारे बैंक एग्ज़ाम, एसएससी के बहुत सारे पेपर लीक हो रहे थे। पेपर लीक होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी गवर्नमेंट की तरफ से है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से भी। इस पूरे सिनारियो में किसी ने पेरेंट और बच्चों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ये वही हाल हो गया कि अगर पीछे वाला बच्चा चीटिंग करा रहा है तो मैं क्यों बोलूं मुझे ना करो। ठीक है, जिस भी पेरेंट के बच्चे के पास पेपर आया है, तो क्या उस पेरेंट को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए? सबसे बड़ी बात तो तब होती कि जब लीक होता और पेरेंट्स पेपर लेने से मना कर देते कि हमको नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे एक्स अमाउंट, और बच्चा भी बोलता कि हमको नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि क्राइम तो हो गया, प्रॉब्लम तो हो गई, लेकिन एक्सेप्ट किसने किया पेपर? बच्चे ने, पेरेंट ने। ठीक है, तो अगर वो नहीं लेते तो शायद लीक हुआ भी होता तो एक एग्जाम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और इससे लाखों करोड़ों लोग इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि एग्जाम की क्रेडिबिलिटी गड़बड़ हो गई। अब किसी बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे तो हम सब डाउट करेंगे ना, सवाल तो ये है। अगर वो अच्छा बच्चा हुआ तो भी हम डाउट करेंगे कि कहीं तुमने चीटिंग तो नहीं किया। ये प्रॉब्लम अब बहुत जल्दी से क्रिएट होने वाली है। और साथ में इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है ना, वो 8वीं से ही गड़बड़ है। 8 स्टैंडर्ड में भी कॉपियों में प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे को 2-4 मार्क्स कट लिए जाते हैं, कहीं और भी होते हैं। ये तो स्कूल पे सीधा सीधा लगेगा कि शायद स्कूल वाले इस बात से नाराज़ हो सकते हैं, बट खैर इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर लीक जो है, अगर जिम्मेदारी टॉप की है तो बॉटम वाले को भी लेना चाहिए, पेरेंट को भी शायद थोड़ा लेना चाहिए, और स्टूडेंट को भी। ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया और मैं राजा हरिश्चंद्र बन जाऊं कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है। ये क्या पॉसिबल है क्या इस समय? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिन जिन के 100% मार्क्स आए प्राची, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि हमारे पास पेपर्स कैसे आए। ठीक है, और अभी तक सच में ये नहीं पता चला है कि पेरेंट्स को पेपर मिला है नहीं। अभी तो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, हर एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी पे अब डाउट होगा। और सच में कोई अच्छा बच्चा अगर बिना चीटिंग के भी अच्छा किया होगा ना, अब शायद उस पर भी डाउट होने लगेगा कि शायद कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो चीज़ें ख़राब हैं, बट उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी अच्छा कर देगी, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए लाइक 8 to 12th स्टैंडर्ड्स के लिए पर्टिकुलर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है? नहीं नहीं, इसमें 8 से 12 के लिए नहीं है। इसमें जनरली ऐसा देखने जाएं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जो है हमारे देश में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो बच्चे की कॉम्पिटिटिव स्किल को डेवलप कर सके। अब जो बच्चा एग्ज़ाम देता है ना, वो सिर्फ 12th में देता है या 12th ऑनवर्ड्स देता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 11th-12th में ही बच्चा ये साइकोलॉजिकल प्रेशर क्यों ले रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस बच्चे को नहीं बताया गया कि 8 स्टैंडर्ड से भी नीचे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो दे के अपने इस कॉम्पिटिटिव स्किल को डेवलप कर सकता है। पर्सनली मेरा मानना है कि इस देश में सैनिक स्कूल है, 30 से 35 सैनिक स्कूल हैं जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। एक 6th स्टैंडर्ड के लिए होता है और एक 9th स्टैंडर्ड के लिए होता है। 6th स्टैंडर्ड के लिए जो टेस्ट दे सकते हैं वो बॉयज़ गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, और ये 10 से 12 साल की उम्र तक के बच्चे दे सकते हैं। साथ में जो 9th स्टैंडर्ड के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सैनिक स्कूल का, उसके लिए सिर्फ बॉयज़ दे सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राची, आप कितने साल के हो 21 एंड क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर आपको 6th में बोला जाता कि आप इस देश के गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नेशनल एग्ज़ाम दो कॉम्पिटिटिव, तो क्या आप देते या नहीं देते? उस वक्त की सिचुएशन पे होता तो मे बी। ठीक है। आज लोग बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम दे देना चाहिए, कोई भी हो। गवर्नमेंट तो में देखिए, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ने चले जाओ। मैं ये बोलता हूँ कि आप उस नेशनल हज़ारों लाखों बच्चों के साथ बैठो तो, और अपना नॉलेज तो टेस्ट करो, अपना एग्ज़ाम फोबिया तो टेस्ट करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर सैनिक स्कूल आपको नहीं जाना, मत जाओ, ठीक है। आपको कोई ज़बरदस्ती भेज तो नहीं रहा ना। आपसे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि एक फॉर्म निकलेगा, आपको एक सर्टेन जगह पे जाके एग्ज़ाम देनी है, और वही आपको करना था। तो अगर आपको ये बोला जाता कि सिर्फ एग्ज़ाम देना है, तब आप देते? फिर भी नहीं देते आप? क्या बात है? क्यों? बिकॉज डिपेंड्स ऑन कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। अच्छा। बिकॉज स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि पर्टिकुलर हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो वी कैन गो फॉर दैट। पहले तो मुझे लग रहा है आप मेरी अच्छे से पूरे सैनिक स्कूल को समझ नहीं पाए। अब आप मुझे अच्छे से बताइए कि जैसे कि अगर मैं किसी एक बच्चे को डेवलप करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम फोबिया निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लाखों बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। कि आप अगर 5th में एग्ज़ाम देते हैं तो 6th में आप सैनिक स्कूल में चले जाएंगे, जो हॉस्टल वाला होता है। सवाल यहाँ इंटरेस्ट का नहीं है, सवाल यहाँ सीखने का है। सीखने के पर्पस से तो वी कैन गो फॉर दैट डेफिनेटली। कि आप जब लाखों बच्चों के साथ टेस्ट देते हैं, ये आप क्लासरूम में तो बैठ के नहीं सीख पाएंगे, राइट। ठीक। ये कहाँ सीख पाएंगे? नेशनल एग्ज़ाम में सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं मैक्सिमम बच्चों को बोलता हूँ, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको सैनिक स्कूल का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए, और इससे आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो नहीं होने वाला, ठीक है। साथ में आपको यही नहीं, क्योंकि आगे चल के तो आपको बोर्ड एग्जाम में देना है। अच्छा, 6th में भी दीजिए आप और 9th में भी दीजिए। 6th में, और कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आपको कोई ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि आप उस स्कूल में चले जाओ। आपसे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो और अपनी नेशनल रैंकिंग को होल्ड करो, ये समझने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। इसका प्राची इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। और कोर्स में बताऊँ, कोर्स इतना आसान है, जो आप 5th का कोर्स पढ़ते हो ना, वही 6th के इंट्रेंस में आता है, तो आपको प्रिपरेशन क्यों करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेट करें कि वो 11th-12th में आके एग्ज़ाम फोबिया जो उनको होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते हैं, नेशनल रैंकिंग में उनको लाखों में रैंक आती है उनकी, ठीक है। तो कम से कम वो 6 से जब सीखे रहेंगे ना, तो उनका कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलप होगा। और यही तो चैलेंज है। आप एक चीज़ तो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बोलूँगा कि आप 8th तक के बच्चे के अंदर जितना सुधार लेके आ सकते हैं उतना लेके आइए। 9th ऑनवर्ड उसके अंदर सुधार की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मतलब जो बच्चा है वो मैच्योर हो चुका होता है। और आपसे बोला जा रहा है कि छोटे बच्चों को ही सुधारो, और छोटे बच्चों को सुधारना ही नहीं चाहता, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए लोगों को लगता है कि ये तो बच्चा है, बाद में सुधर जाएगा। और जब तक कि आप उसके लिए बच्चा बच्चा वाला सोच लेके चलते हैं 9-10 तक, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना,
फोकस ना होने की, घर में ये प्रॉब्लम होने की और ये सारी नेगेटिविटी की ये भी है कि हम उसको तब नहीं फोकस कर रहे हैं जब उस पर करना चाहिए, हम उस पर तब कर रहे हैं जब ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी। एंड आपके 2 यूट्यूब चैनल से, एक मैथ्स तत्व और टीचर टॉक इंडिया, राइट, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए प्राची, मैंने इस देश में पहला नॉन एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिसका नाम मैथ्स तत्व है। इस चैनल के थ्रू बच्चों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि नॉन एनसीईआरटी है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें 3 या 4 मिनट का एक क्वेश्चन का सलूशन होता है। साथ में एक और फ़ायदा है कि बच्चे को थंबनेल में दिख जाता है कि ये क्वेश्चन है, अगर उसको नहीं देखना हो क्वेश्चन तो वीडियो को ओपन ही ना करें, ठीक है, तो उससे उस बच्चे का समय बच जाएगा। सो इसका नाम भी रखा गया है मैथ्स तत्व, द सिक्स्थ एलिमेंट। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि पंच तत्वों के बिना भी जीवन संभव नहीं है। पंच तत्व कौन कौन से हो गए? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ठीक है। तो इनके बिना भी अगर जो जीवन संभव नहीं है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैथ्स के बिना भी जीवन संभव नहीं। एक चाय वाले से लेके आप हर स्टेज पे चले जाओगे, एक जो कबाड़ खरीदने आता है वो भी गणित और मैथ्स का यूज़ करता है। तो कहीं ना कहीं मैंने इसका नाम दिया है द सिक्स्थ एलिमेंट, छठा तत्व, ठीक है। तो इसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो मैथ्स का रोल बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में है और इस देश का पहला नॉन एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल है। साथ में आपने टीचर्स टॉक पूछा, तो अगेन मेरे इनोवेशन इतने बड़े हैं कि हर चीज़ बहुत ही रॉकेट साइंस लगती है और हर चीज़ इतनी बड़ी लेवल पे लगती है जिस तरह से मैं प्रमोट करता हूँ। मैंने इस देश का पहला यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल बनाया जो सिर्फ टीचर्स के लिए। अभी तक हम सिर्फ 10-12 एपिसोड ही शूट कर पाए हैं समहाउ, क्योंकि बीच में मैं बिजी हो गया था। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि पॉडकास्ट चैनल है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जितने भी टीचर्स आए हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी टीचर हैं, लेकिन उनके काम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनको सोसाइटी भी ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं करती, इवन उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जिनको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके उनको अपनी बातें रखने का मौका दे रहा हूँ। अब जनरली 1-2 करोड़ कमाने वाले टीचर्स का तो इंटरव्यू कोई भी ले लेगा प्राची, उनका इंटरव्यू लिया जाए कि जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी वीक हैं और सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। उसका नाम है टीचर्स टॉक इंडिया। सबको देखना चाहिए और कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है इसलिए लोग देखते भी नहीं हैं, क्योंकि सबको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है कि कुछ टीचर भी नाच वाज दें तो शायद व्यू ज़्यादा आ जाएंगे। अब मान लो कि कोई बूढ़े से प्रिंसिपल है, उनसे मैं कथक करवाऊँ तो व्यू ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन उनसे ये उनकी स्ट्रगल की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। तो ऑलरेडी उस पॉडकास्ट में हमने उनसे बातें करने की कोशिश की, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर की है और इसमें यू वोंट बिलीव दैट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि मैं उनकी बातें लोगों तक पहुँचाऊँ। राइट। एंड आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग में इंक्लूड करता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो प्राची पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था। ये ऑलरेडी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बोल चुका हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 8 स्टैंडर्ड तक के पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग में ये नहीं कि आप उनको घर पे कैसे खिलाएं, कैसे उनके कपड़े का ध्यान रखें। ट्रेनिंग में हम उनको ऐसी बातें बता सकते हैं कि जिससे कि वो अपने बच्चे की लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेशली 360 डिग्री। पेरेंट्स भी तो ये बोलते हैं ना कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक सीखेंगे। हम हर लोग बोलते हैं कि जब तक हमारी लाइफ चल रही तब तक हमारी सीखने की उम्र है। तो पेरेंट्स को ऐसा मतलब कभी कभी हुआ था एक आध बार कि हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे थे, तो पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि काफ़ी कैपेबल होते हैं अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए, लेकिन ये वो ट्रेनिंग नहीं है कि जो उनके न्यूट्रिशंस या उनकी हेल्दी लाइफ के लिए। ये वो ट्रेनिंग है कि वो ये ऑब्जर्व कर सकें कि उनके बच्चे की लाइफ सही ट्रैक पे है कि नहीं, संगत कैसी है। क्या बच्चा जब खेल के नीचे से ऊपर आता है तो गुस्से में आपसे बात करता है, दरवाज़ा पटकता है, फ्रिज तोड़ता है या आपसे तेज से बात करता है तेज आवाज में, तो ये बच्चा सीख के कहां से आया? तो ये पेरेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि आज वो खेलने गया था तो ये अच्छी बातें सीख के आया कि गंदी बातें सीख के आया, ठीक है। या तो हमारे घर में हो रहा है या तो बाहर से हो रहा है। बड़ा ऑब्वियस है, घर वाले के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। बाहर वाले के लिए तो हम तुरंत बोल देते हैं कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके पेरेंट ने कभी आपको प्राची बोला है कि ये दोस्त अच्छा नहीं है, इसको घर पे ना बुलाना कभी? बहुत बार हुआ ऐसा। ठीक है, उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया कि ये दोस्त अच्छा नहीं है?
उन्होंने लाइक उनकी लाइक बिहेवियर से कि कैसा इसका बिहेवियर है उससे बहुत ऑब्जर्व हो जाता है, और फिर हमें वो बोल देते कि ये पर्टिकुलर दोस्त तुम्हारा ऐसा है, तो दे वर लाइक कैसा लगा था जब ये बोला गया था कि इस दोस्त को ना बुलाना बहुत अच्छा नहीं है? बुरा तो लगा था बिकॉज उस वक्त हम भी छोटे थे, तो वी डोंट कितने साल के? अराउंड 10-12 इयर्स। ओके, अच्छा 10-12 साल के थे आप ऑलमोस्ट उस समय, 5th-6th में होंगे Yeah, आप लोग। right, ओके 6th में। ओके, तो उस समय आपको बोला जाता था कि ये बच्चा अच्छा नहीं है। राइट, कभी रिसेंट हुआ है 4-5 साल में? उसके बाद तो नहीं हुआ बिकॉज हम भी जैसे से बड़े हुए, पेरेंट्स नो कि उसे भी पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसके क्या बुरा है, बट इन मिडिल एज दे आर कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जर्वेशन है और एडवांस लेवल तक हो, वो छोटे बच्चे भी नहीं, वो ये भी ऑब्जर्व करें कि कौन सा दोस्त है जिससे आप ज़्यादा बात करते हैं, कौन सा दोस्त है जिसके साथ आप ज़्यादा घूमते हैं, कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप मूवी देख रहे हैं। ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन होता है और वो टोकते भी हैं। लेकिन अब इस ट्रेनिंग में उतनी लेट आने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रेनिंग 8 तक के या 10 तक के पेरेंट्स को ही दे रहे हैं, जिससे वो पूरा, मुझे 10th के बाद, मैंने अभी जैसे बोला थोड़ी देर पहले कि 8वीं तक बच्चे के अंदर जो है ना सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। 9, 12, 10th के बाद बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, माई लाइफ माई वे में जीना शुरू कर देते हैं। तो जो अगर संभावनाएं डेवलप होने की वो 8वीं तक हो, तो अगर ये आपके घर में हुआ है तो ये बहुतों के घर में हुआ होगा। आप तो मान गए होंगे, दूसरे बच्चे ने क्या बोला होगा? नहीं नहीं, वो तो मम्मी बहुत अच्छा है, आप उसको गलत ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ बच्चे लड़े भी होंगे, ये तो आएगा मम्मी। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को टैकल करने के लिए पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। और अगेन चलिए हम इसको तो फिलहाल गुजरात लेवल पे ही रखते हैं। मेरे अलावा ये इनिशिएशन अभी तक किसी ने नहीं लिया, ये इनिशिएशन है। ठीक है, बाकी सारे लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। हाँ, मैं ट्रेनिंग में बिलीव करता हूँ। ठीक है, आप आइए सीखिए हमसे। ठीक है, कुछ हमसे सीखिए, कुछ हमको भी बताइए अपने बच्चे के बारे में। जो हम होम विजिट्स में कर रहे थे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा। बच्चे की 360 डिग्री ग्रोथ के लिए ना इस देश में कोई भी अभी तक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो स्पेशली 10th तक की जो जिम्मेदारी लेता हूँ। और हम ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम बहुत बड़े लेवल पे ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पूरा देश मुझे जान जाए, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद इस देश के हर कोने में कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये रिकॉग्नाइज कर रहा होगा कि कोई गुजरात में, बड़ौदा के तरसाली एरिया में है जो कहीं ना कहीं इस तरह का काम कर रहा है। एंड द लास्ट वन, आप पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा मैसेज यही है कि फोकस रहें। उसका तरीका घर से शुरू होगा। कुछ गलतियां हैं तो एक्सेप्टेंस लाएं, लड़ने की जगह पे पेरेंट्स से बात करें। ये सेम चीज़ पेरेंट्स के लिए भी है कि हफ्ते में 1 दिन बैठ के बात करिए, कोशिश करिए, ऑब्जर्व करिए बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर 8 स्टैंडर्ड के बच्चे के फ़ोन में स्नैपचैट है तो क्यों है, उससे पूछिए क्या आपने इंस्टॉल करके दिया है या आपने अभी तक चेक नहीं किया कि स्नैपचैट क्यों है। ठीक है, कोई बच्चा 1-1 घंटे वीडियो कॉल पे अपने दोस्त से क्यों बात कर रहा है, वो भी खाना खाते वक्त। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चे की लाइफ में चल रही होती हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेरेंट्स 8वीं तक या 15 साल की उम्र तक अगर बच्चों को सुधार लेना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और पेरेंट्स भी थोड़ी सी अपनी गलतियां माने। सबसे खराब और बुरी, अच्छी या सब, ये पता नहीं, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जवाब दूं, क्योंकि इससे लोग शायद नाराज़ हो जाएं। लेकिन एज अ पेरेंट मुझे अपनी ये गलती माननी होगी। जैसे मेरी 4 साल की बेटी है, हम हर हफ्ते घूमने नहीं जा पाते हैं। वो कभी कभी मुझसे कंप्लेन करती है। 4 साल की है वो, बोलती है कि पापा, सबके पापा लेके जाते हैं और आप नहीं लेके जाते घुमाने के लिए। तो इस सवाल का जवाब ना मैं आज तक सोच नहीं पाया। ठीक है, एक 4 साल की बच्ची के दिमाग में जब ये आ जाता है कि दूसरे के पेरेंट्स अपने बच्चों को हर वीकेंड घुमाने लेके जाते हैं, और अभिषेक सर जो हैं अपनी बच्ची को हर वीकेंड नहीं घुमाने लेके जा पाते, जो बच्ची ने सवाल मुझसे पूछा उसका जवाब मैं उस समय नहीं दे पाया और आगे देना भी नहीं चाहूँगा। मैं सीधा यही बोलता हूँ कि बेटा हम चलेंगे। ठीक है, मुझे वो आदत नहीं डलवानी। एज ए पेरेंट हूँ, मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको मना करूँ। और सीरियसली ये कोई कहानी वाली बात नहीं है, जेन्युइन बात है। वैष्णवी नाम है बच्ची का, और मैंने मना किया उसको कि हम बाद में जाएंगे। और वो बाद में आता ज़रूर है, लेकिन उसके हिसाब से नहीं आता, वो मेरे हिसाब से आता है।
कि मैं सरप्राइजिंगली बोल दिया कि वाइफ को कि आज आप तैयार कर दीजिए और मैं इसको घुमाने लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये उसके दिमाग का एक तो ये फितूर हटाना बहुत ज़रूरी है कि उसके पापा नहीं लेके जाते, और दूसरा साथ में ये भी हटाना ज़रूरी है कि आपके पापा ले जाते हैं लेकिन बार बार हर वीक जाना ज़रूरी नहीं है। ये पेरेंट्स को बैरिकेड क्रिएट करना पड़ेगा और एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तुरंत मना नहीं करना पड़ेगा, नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, घर में बैठो, नहीं बेटा हम चलेंगे, ठीक है, वो टैकल करना पड़ेगा वो। और ये बहुत एम्बैरेसमेंट मोमेंट आता है कि जब छोटे बच्चे ये छोटा छोटा शुरू कर देते हैं कि देखो उसके पास वो वाली चीज़ है, हमारे पास नहीं है, उसके पापा ने तो उसको आईफोन गिफ्ट किया, आपने मुझे क्या दिया। ये बहुत डेंजरस है, पॉइजन के जैसे काम कर रहा है और ये बहुत घातक भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को समझा सकें कि बेटा तुम्हारे लिए आईफोन इस समय ज़रूरी नहीं है, या ये समझा सकें कि आप कैपेबल नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं खरीद के देने के लिए, ये दोनों में जो बातें आपको समझ में आती हैं जैसे अपने बच्चे को समझाना है, अगर आप ये समझाने में सफल रहते हैं ना प्राची, तो मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन वाला जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा। और कहीं ना कहीं बच्चे अपनी फैमिली को और अपने सच में फाइनेंशियल बैकग्राउंड को समझ के ही बड़े डिसीजंस लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे स्कूल में इंस्टीट्यूट में पिकनिक होता है जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार मांगे जाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई पेरेंट कैपेबल नहीं है तो कहाँ से देगा। अगर मान लो कैपेबल है, अगर उस समय उसकी लाइफ में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया तो क्या होगा। बच्ची अपने दोस्तों को क्या जवाब देगी, वो पिकनिक में क्यों नहीं आई, क्या जवाब दे सकती है, सोच के बताओ। पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को बता रहे हैं कि इस सिचुएशन की वजह से, और बच्चे की मैच्योरिटी भी अरे नहीं यार, बहुत बैलेंस एक लाइन है कि अरे नहीं यार मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं आता। आपको कुछ ऐसा बोलना होगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रह जाए और आपका काम भी हो जाए। और आप बहुत ब्लंट हैं तो कुछ भी बोल दीजिए, नहीं यार मुझे नहीं आना, ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है क्योंकि दोस्त के बीच में आप घिरे हुए, ठीक है, और दोस्त फिर चिढ़ाने लगते हैं आपको, फिर आपकी पढ़ाई में, आपकी नॉर्मल सोशल लाइफ में हर जगह इम्पैक्ट डालती है। तो इसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा मानना है, और ये भी मेरा मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को पेरेंट्स होना चाहिए। बच्चे के दोस्त बहुत सारे हैं, दो और ना बने, ठीक है, तो अपना वो काम कर लेता है। तो ये भी चीज़ है, और ये मेरे बहुत अच्छे एक सर हैं जो बताते हैं कि पेरेंट्स को हमेशा पेरेंट्स होना चाहिए। दोस्त वाली थोड़ी बहुत क्वालिटी आप ले सकते हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त प्लीज़ मत बनिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे बहुत अच्छे दोस्त बना रखे हैं। यस सर, मैं वन मोर क्वेश्चन, अभी स्कूल्स में काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसे लेकर आप क्या कहना चाहोगे। देखिए प्राची, एक्चुअली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश करा है कि हर स्कूल में एक न्यूट्रल काउंसलर अपॉइंट किए जाएं, जो बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो घर से हो, क्लासरूम में हो, या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम, वो काउंसलिंग के थ्रू सॉल्व की जाए। मेरा पर्सनली मानना है कि हमने एक कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है विंध्य काउंसलिंग सर्विसेज, और काउंसलिंग वही कर सकता है जो न्यूट्रल। काउंसलिंग भी आजकल बहुत तरीके की हो रही है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए बच्चे, टीचर और पेरेंट के बीच में। एक ट्रायंगल बनेगा और इसके बीच में एक ब्रिज बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेनिंग होगी या काउंसलिंग होगी तो सिर्फ बच्चे की नहीं होगी, पेरेंट की भी होगी और टीचर की भी होगी। ये हम सर्विसेज स्कूल वालों को प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हम टीचर को भी बताएं कि ये बच्चा ऐसा है, आप भी ऐसा ध्यान रखिए। हम पेरेंट को भी बताएं कि बच्चा इस डायरेक्शन में जा चुका है, और साथ में बच्चे को भी बताएं कि पेरेंट और टीचर आपसे क्या चाहते हैं। तब जाके जब ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना, टीचर, पेरेंट और बच्चे का, और एक मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि टीचर्स को भी समय समय पे ट्रेनिंग लेती रहनी चाहिए, ठीक है। और काउंसलिंग वही कर सकता है प्राची जो न्यूट्रल हो, जिसका कोई इंटेंट ना हो। अब सोचो, आपको 10th के बाद साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, ये कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप गलती से कॉमर्स इंस्टीट्यूट में चले गए तो वहां पे क्या होगा? कॉमर्स के फायदे बताए जाएंगे, ठीक। साइंस इंस्टीट्यूट में चले गए तो कहाँ के फायदे बताए जाएंगे? मतलब वो दोनों यही बोलना चाहते हैं कि तुम कॉमर्स कर लो, और वो बोलना चाहते हैं तुम साइंस कर लो। आपसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, और आपका इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा?
और पेरेंट्स भी क्यों डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करो ना, ठीक है। पेरेंट्स भी नहीं करना ही नहीं उनको डिसाइड, उनका तो क्राइटेरिया ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि बहुत अपोज ही करने का कि आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर फिर भी कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहा है सोशल प्रेशर की वजह से, और ये बहुत कई बार देखा गया है कि बच्चे ने जबरदस्ती अगर पेरेंट्स की बात मान ली ना, तो बाद में क्या करता है वो पेरेंट्स को ही विलन बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं इसको शेयर करके खत्म करूंगा। एक बच्चा था कि जिसके पेरेंट्स ने बोला तुम साइंस ले लो, तो बच्चे को भी समझ में आया कि चलो मैं साइंस ले लेता हूं, लेकिन बच्चे को अपने दोस्त के इंस्टीट्यूट में जाना था, दोस्त किसी एक्स इंस्टीट्यूट में जा रहा था, पेरेंट्स ने बोला तुम वाई इंस्टीट्यूट में जाओ। अब जबरदस्ती पेरेंट्स ने, क्योंकि पेरेंट के दोस्त ने भी उसी इंस्टीट्यूट में डाला था। अब ये भी तो समस्या है ना, पेरेंट्स आपस में कैसे, मतलब कि चलो मेरे दोस्त ने डाला है तो अच्छा ही होगा। तो पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चे को अपने दोस्त के इंस्टीट्यूट में डाल दिया। अब क्या हुआ, बच्चा पहले टेस्ट में, जब इनिशियली 3 महीने का एग्जाम हुआ, तो बच्चा पहले टेस्ट में फेल हो गया जानबूझ के। हाँ, ये बोलने के लिए कि पापा मैं आपसे बोल रहा था ना इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, मेरे को वहीं डालो जहां पे मैं चाह रहा था। तो प्राची इस हद तक मैनिपुलेशन है कि आपको बच्चे की बात सुननी होगी, ठीक है। आप उस पर थोपिए मत। ऑलरेडी उसने जिंदगी में 8वीं तक, मैंने बोला ना, आप उससे 8वीं तक इतना आप उसको संस्कार दे दो या स्टिक कर दो, जो भी तरीका आपको अपनाना है अपने फेवर में रखने के लिए वो कर लो। आप ये 10th की बात करने जाओगे ना, बैकफायर करेगा। तो इसलिए आप वो बिल्कुल ना करोगे जो सोसाइटी कर रही है, और इसी की वजह से बच्चे परेशान होते हैं। तो आप एक न्यूट्रल इंसान से मिलिए, ना कॉमर्स वाले से ना साइंस वाले से, आप उससे मिलिए कि जो आपको सच में बता सके कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है, और आपको वही बता सकेगा कि जिससे साइंस और कॉमर्स से उसको डायरेक्टली मॉनिटरिंग बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, ठीक है। तो वो मैं इंसान, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ 7th 8th 9th 10th करता हूँ, 10th के बाद मैं नहीं पढ़ाता। तो 11th में मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर न्यूट्रल सजेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बच्चे के साथ किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं, ठीक है। हाँ, मैं अपने यहाँ साइंस पढ़ा रहा होता, कॉमर्स पढ़ा रहा होता, तब तो मैं प्रोवोक करता ना, नहीं साइंस अच्छा है तुम मेरे यहाँ पढ़ लो, कॉमर्स अच्छा है तुम मेरे यहाँ पढ़ लो, क्योंकि मैं दोनों नहीं कर रहा। तो मेरी राय होती है न्यूट्रल। इसलिए मेरा मानना है कि काउंसलिंग हमेशा एक न्यूट्रल पर्सन के साथ होनी चाहिए, और साथ में जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी भी काउंसलिंग हो, पेरेंट की तो बहुत ज़रूरी है, और बच्चा तो मीडियम ही है इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और ख़ास करके एक चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा कि हमारे देश में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, स्कूल्स की तो बात ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसीलिए तो खुले कि स्कूल ढंग से काम नहीं कर रहे थे, कि जो बच्चों को सेल्फ स्टडी करा सके, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर पे सेल्फ स्टडी खुद से करते होंगे? 50%। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1-2%। हाँ, बाकी सारे तो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं ना, किसी ने बोला है पढ़ लो। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि घर पे बिना बोले वो कितनी देर पढ़ रहे हैं, बिना बोले हैं। ऐसे कितने बच्चे होंगे? बहुत कम, ठीक है, 100 में से 1। तो बाकी 99 बच्चों के लिए क्या प्रोसेस? उनको तो बोलना ही पड़ता होगा, 10 बार बोलना पड़ता होगा, डांटना पड़ता होगा, धमकाना पड़ता होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने सिस्टम अपनाया है कि हम आधे घंटे का होमवर्क सेल्फ स्टडी अपने साथ ऑनलाइन कराते हैं, कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ ही पढ़ लीजिए, ठीक है। और हम आजकल ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि एज ए इंस्टीट्यूट ओनर, मुझे पर्सनली लगता है कि पेरेंट्स कभी कभी आते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये रहा हमारा बच्चा, आपकी जिम्मेदारी है, आप देखो, ठीक है। वो ये बोलना चाहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, आप कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स को भी साथ में पैरेलल खड़े रह के हमारे साथ आगे बढ़ना होगा, और जब तक कि वो अपना पैरेलल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे ना, वो ब्लेम गेम चलता रहेगा और कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं प्राची। एंड थैंक यू बोलूँगा कि बहुत लंबा ये इंटरव्यू चला और काफ़ी प्रोडक्टिव था, जिससे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि टीचर हूँ मैं, बिजनेसमैन अभी तक नहीं बना मैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि टीचर अपनी बात अगर ढंग से नहीं रखेगा, अब रील तो है नहीं कि 20 सेकंड में मैं उसको ये समझा दूँ कि ज़िंदगी में संस्कार कैसे लाने हैं, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं।
20 सेकंड के रील में ना संस्कार मिलेगा ना ज्ञान मिलेगा, 20 सेकंड में सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता। वो आप और जगह से लेते रहिए, यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आइए, ठीक है? क्योंकि बच्चा घर पे पढ़ेगा नहीं, स्कूल में पढ़ेगा नहीं, इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा नहीं, तो पढ़ेगा कहाँ पे? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, और वो हम कोशिश करें। इसलिए हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, बट ठीक है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम करता रहता हूँ। So thank you, sir, for giving advice so many students and parents who's watching this video. And this is the conversation between me and Mr. Abhishek Pandey. So I hope you like this video. Let me know in the comment section. Please subscribe, like, and share this video. Thank you so much.